बीबीसी हिंदी सेवा के कार्यक्रम इंडिया बोल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। इंडिया बोल यानी आपका मंच, जहां होती है आपकी बात। हमें फोन मिलाइए और साझा कीजिए अपनी राय। हमारा नंबर है 1800-102-7001। आज हमारा विषय आप जानते ही हैं, खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कानून का रूप दे दिया है। इसमें देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को बेहद सस्ते दामों पर गेहूं और चावल दिए जाएंगे। एक महत्वाकांक्षी परियोजना, लेकिन साथ ही इस पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष का कहना है कि तुरंत फुरत अध्यादेश लाना दिखाता है कि सरकार इस कानून का चुनावी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो इसी मुद्दे पर आज होगी ये बात। हमारे साथ हैं खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा और आप सब श्रोता। शुरुआत करते हैं सबसे पहले देवेंद्र जी आपसे। राजनीति की बात तो बेशक हम इस कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन उससे पहले खाद्य सुरक्षा कानून और इसका औचित्य, कितनी जरूरत इसकी भारत जैसे देश में है, इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी के 67 साल बाद सरकार एक ऐसा अधिनियम लेके आई है जिसमें कि खाद्य सुरक्षा एक लीगल एंटाइटलमेंट बनाने की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि पहले भी वितरण प्रणाली नहीं थी हमारे पास, वो उससे तो काम चल ही रहा था, लेकिन जो अभी लीगल एंटाइटलमेंट आने से ये है कि भाई आपका अधिकार बन गया है ये खाद्य सुरक्षा, और वो अधिकार जो है आप कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नियमित रूप से अनाज नहीं मिल रहा है तो आप उसका वो जो कंसर्न अथॉरिटीज के सामने लाएंगे और उसमें जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज़ादी के इतने सालों बाद हुई है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि दुनिया में जितने भी भूखे लोग रात को जब सोते हैं, भूखे पेट सोते हैं, तो उसमें से 1/3 जनसंख्या जो है भूखों की वो तकरीबन भारत में पाई जाती है। और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, उसके हिसाब से भारत का जो रैंक है भूखों की लिस्ट में, वो 67 यानी 67 या 67 जो है उस पे आता है, 67 पे आता है। तो इसका मतलब साफ है कि हमारे यहाँ पर कितनी जरूरत है कि हमें इससे भूख से जो आज़ादी पानी है या उससे निजात पाना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा भूखे जो हैं जो भारत में रहते हैं दुनिया में, अगर भूख पे कंट्रोल किया जाए या भूख पे सक्सेस पाई जाए उसको हटाने में, तो मुझे लगता है कि भारत अगर करता है तो दुनिया की जो भूखों की जो लिस्ट है या भूखों की जो तादाद है उसमें एक बहुत जो है बड़ी कमी आएगी अगर भारत इस बात पे पहल करता है, ये भारत इस बात को अचीव करता है। जी, आपकी बात कि भारत के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती है, महत्वाकांक्षी परियोजना है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी योजना को लागू करने में जो आने वाली चुनौतियां हैं, उनसे पार पाना कितना मुश्किल है? कोई भी चुनौती जो है वो अगर हम उसको चैलेंज लेके चलते हैं, फेस करना चाहते हैं, तो कोई मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ एक जो कमी है वो है पॉलिटिकल विल की। अगर पॉलिटिकल विल हो कि हमें ये डिलीवर करना है तो सब काम होते हैं। आपने देखा कि बहुत से ऐसे अधिनियम है देश में जो रातों रात पास हो जाते हैं और सरकार उस पर ऐसा अमल करती है कि वो सारे देश में उसका फैलाव होता है। मैं एग्जाम्पल दूं आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था वो 2 दिन के अंदर ही सरकार ने पास किया और देखिए वो सारे देश में लागू किया गया और सारी दिक्कतें जो है वो हटा दी गई। तो अगर हम ये करना चाहें, भूख को मिटाना चाहें, ये और वो मुश्किल नहीं है, मैं तो बहुत सालों से कहता आ रहा हूं, लेकिन एक सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है। अब 2-3 बातें हैं जो इसमें है बिल में कि 180 दिन के अंदर स्टेट्स को ये मैकेनिज्म अपना तैयार करना है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है क्योंकि एक टाइमलाइन तैयार की गई है, आपको एक टारगेट दिया गया कि 180 दिन के अंदर स्टेट्स को ये काम करना। उसमें सबसे बेहद इच्छा शक्ति की इसमें जरूरत पड़ेगी सरकार को। इस बीच हमसे एक श्रोता जुड़े हैं 1800 नंबर पे, चलिए उनसे बात करते हैं। जी, अपनी बात कहिए और बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जी, मैं गांव नया बाटड़ू, तहसील बायतू, जिला बाड़मेर से मोटाराम साहू बोल रहा हूँ। जी मोटाराम जी, अपनी बात कहिए। जी देखिए, ये जो योजना है ये बहुत ही बढ़िया योजना है उन लोगों के लिए जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं। और जो राजनीतिक लाभ वाली बात है तो हर राजनीतिक पार्टी अपने लाभ के लिए करती है, तो कुछ ना कुछ ये भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी लोगों को फायदा तो इससे होगा, बहुत फायदा होगा। जो गरीबी परिवार से बिलोंग, मतलब गरीब परिवार है ना, गरीबी रेखा से नीचे के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोटाराम जी, आपने अपनी बात कही, कह रहे हैं कि फायदा होगा लोगों को। एक और श्रोता हमसे इस बीच जुड़ गए हैं, अपनी बात कहिए और अपना नाम बताइए। जी, मैं रेवताराम साहू, ग्राम नया बाटड़ू, तहसील बायतू, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, बताना चाहूंगा कि जो ये फूड सिक्योरिटी बिल है वो जनता के वेलफेयर में है, बिल्कुल जो जनता के हित की बात करेगा, ये जनता के हित की बात करेगा। ये जनता भूखी सोती है उसके लिए ना से तो ये अधिक है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, लेकिन इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली जो यूपीए सरकार है वो जिस समय इसको लेकर आई है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, राजनीति की बात हो रही है कि खाद्य सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन इसका जो असल मकसद है, विपक्ष कह रहा है कि चुनावी फायदा लेने की कोशिश है ये। देखिए, कोई भी पार्टी जब अच्छा काम करती है तो उसको लाभ होता है पॉलिटिकल, तो उसमें तो कोई नुकसान नहीं है, कोई भी इस बात से वो नहीं करेगा कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई जिस तरीके से 4 साल तक ये जो बिल था इसके ऊपर डिस्कशन चलते रहे, उसको पेश किया गया, फिर स्टैंडिंग कमेटी की जो आई, मतलब कहीं भी वो दिखाई नहीं गई अर्जेंसी जो दिखाई जानी चाहिए। वो वेट कर रहे थे कि इलेक्शन से पहले हम इसको लेकर आए। और देखिए, इतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बिल है उसको आप लेके आते हैं और बगैर पार्लियामेंट में डिस्कशन किए हुए आप उसको अगर ऑर्डिनेंस के माध्यम से लेके आते हैं, इसका मतलब साफ है कि आपको लगता है कि जल्दबाजी करनी चाहिए और एक इलेक्टोरल जो स्कोर करना है, ब्राउनी पॉइंट जो स्कोर करना है, वो आपको उसका फायदा होगा। तो उसके इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि एक इतना महत्वपूर्ण जो बिल है वो बगैर पार्लियामेंट में डिबेट किए हुए हम उसको लेके आते हैं। उसमें देखिए, बिल में जो भी है उसमें कमियां थी और कमियां हैं, उसमें उस डिस्कशन से कम हम उसको दूर कर पाते। और ये हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक मौका था जो हम उसको कर पाते। अगर हम 67 साल वेट कर सकते थे इस बिल के लिए, तो क्या है 2-3 महीने क्या हम और इंतजार नहीं कर सकते थे? तो इसलिए ये यहाँ पर जो विपक्ष की जो बात है बिल्कुल ठीक है और मैं इससे सहमत हूं कि भाई इस पे व्यापक और बड़े विस्तार से इस पे बात होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी। बल्कि मेरा मानना है कि पार्लियामेंट के बाहर भी चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि इस देश में नहीं हुई इस बिल के ऊपर। हालांकि जो सरकार का कहना है वो सरकार इस तरह की तमाम आलोचनाओं को खारिज कर रही है और उसका कहना है कि कुपोषण बड़ी समस्या है और अगर इस बारे में देरी की गई तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ जी अशोक जी, क्योंकि देखिए, देरी तो 67 साल 66 ईयर्स हम लोगों ने वेट किया है। और कुपोषण हम मानते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर खुद मानते हैं कि तकरीबन 45 से 50% जो बच्चे हैं 5 साल के नीचे उम्र के, उनका उसमें कुपोषण है और सबसे दुनिया में ज्यादा अगर कुपोषण के बच्चे पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। जी, भारत में बड़ी समस्या है। इस बीच हमसे एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए। रानू झा बोल रहे हैं। जी रानू जी। हाँ, हमारा कहना यह है कि जो ये खाद्य सुरक्षा बिल पारित हुआ है यह एक राजनीतिक एजेंडा है जो वोट को अपने पक्ष में करने की नीति है। चूंकि उतने दिन से जब लंबित थे तो उस समय क्यों नहीं किया गया, जब सत्र शुरू हुआ उस समय क्यों नहीं किया। अभी इस चुनावी माहौल में आकर करना कांग्रेस की एक वर्चस्ववादी नीति है। यह भाजपा को कमजोर दिखाना चाह रही है। जी, भाजपा को कमजोर दिखाना चाह रही हैं, कह रही हैं कि कांग्रेस की वर्चस्ववादी नीति है। तो काफी राजनीति बयान इस पर आ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी काफी कुछ कहा जा रहा है। तो देवेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो जिस तरीके से अर्जेंसी दिखाई जा रही है ये करने के लिए, बड़ा स्पष्ट है कि भाई सरकार चाहती है कि भाई अभी स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं कुछ में, वहां पर भी फायदा हो। और जब 6 महीने, क्योंकि इसमें रोल आउट प्लान लगेगा, 6 महीने तो मतलब उसको करने में, डिलीवरी मैकेनिज्म को तैयार करने में लगेगा, तो तब तक आपके इलेक्शन आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये, वो उनको लगता है कि भाई हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि भाई इलेक्शन में कैसे इसको हम फायदा उठाए। और ये पहली बार नहीं है, बहुत से देशों में देखा गया है कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम किया गया उस तरीके से इलेक्शन में फायदा हुआ है उन गवर्नमेंट्स को। लेकिन मैं ये उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन मुझे लगता है कि एक फोकस ये होना चाहिए था हमारा, इलेक्शन में फायदा तो सरकार को होना ही था, कि फोकस ये होना चाहिए था कि भाई कैसे उस ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कोई कमी ना रहे, जो पूरा इफेक्टिव हो और जो डिलीवर कर पाए, जो हम जिस प्रॉमिस को हम डिलीवर करना चाहते हैं। तो इसलिए वो चीजें अगर हम इसको और मजबूत करते तो शायद और भी अच्छा होता। जी, बेशक कई सारी चुनौतियां हैं जिनसे हमें पार पाना है। इस बीच एक श्रोता हमारे जुड़ गए हमसे, रहमतुल्लाह साहब हमसे जुड़े हुए हैं। जी रहमतुल्लाह साहब, अपनी बात कहिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने लिखा कि हड़बड़ी में लाया गया है, तो आपके जैसे एक्सपर्टी बता रहे हैं, ये बिल तो कई सालों से तैयार था, ये मसौदा तैयार था, पार्लियामेंट में भी रखा गया, लेकिन बार बार जो है विपक्ष की गैर जिम्मेदार हरकतों से, इस पे बार बार जो अड़चनों से ये नहीं हो सका। जी, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था तो उससे ठीक पहले अध्यादेश लाया गया, उस तरफ हम लोगों का इशारा था। जी जी जी, सही बात है आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो खुद जानते हैं पार्लियामेंट में कैसा चल रहा है, कोई भी चीज पास नहीं हो पा रहा है सही से। अब ये अध्यादेश तो बहुत जरूरी था, जैसा आप सब कह रहे हैं कि जरूरी था। और जहां तो चुनावी फायदे की बात है, तो किसी भी सरकार का कोई काम होता ही नहीं जो चुनावी फायदा ना हो। जो भी योजना देखें, जैसे बिहार में चल रहा है, साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, रेडियो योजना है, यूपी में आपका लैपटॉप योजना है, तो ये सारे सरकार जो है ये चुनावी लाभ के लिए ही करती है। ये तो हमारे लोकतंत्र की ये खूबी है
कि जो भी सरकार बने वो जनता की जो मतलब की अपेक्षाएं उस पे उतरे, उस पे कोशिश करे, काम करे। हाँ, जी, जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक सरकार तमाम काम करती है, बिल्कुल यही लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन जो इसका जो मुख्य जो आपत्ति है विपक्षी दलों को, इसकी टाइमिंग को लेकर खासकर उनकी तरफ से ऐतराज आ रहा है। कई पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का जो कमेंट हमने देखा कि गरीबी से और गरीबों से इस विधेयक का कोई लेना देना नहीं है, विधेयक नहीं अध्यादेश और कहिए अब के एक कानून। वो कहते हैं कि जब भूखमरी से मौतें हो रही थीं तब गोदामों में भरा गेहूं सड़ रहा था, नहीं बांटा गया था, और अब सरकार चुनावी फायदा लेने के लिए इस कानून को अमल कर रही है तुरंत फुरत में। इस बीच हमारे पास एक और श्रोता है 1800 नंबर पे। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात कहिए। जी हेलो। जी, अपनी बात कहिए। अपना नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम गोविंद प्रसाद है, उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले से बोल रहा हूँ। जी गोविंद जी, बात कहिए अपनी। मैं कह रहा हूँ ये जो भी घोषणाएं होती हैं ये सिर्फ चुनाव के समय क्यों होती है? चुनाव के जो लोग लुभाने वादे होते हैं सिर्फ चुनाव के समय क्यों होती है? इससे पहले भी तो घोषणा हो सकती है, बिल पास हो सकता था। जी जी, इसी समय क्यों हो रही है? इन्हीं बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया बोल में आप बने रहिए हमारे साथ, हम तुरंत लौटते हैं। दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक, पुनः प्रसारण शाम 9:30 बजे। शॉर्टवेव 19, 31, 41 मीटर बैंड, मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज, साथ ही bbchindi.com पर। दिन भर सुनना न भूलें। स्वागत है आपका इंडिया बोल कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा कानून की, जिसे एक अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने कानून का रूप दे दिया है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को बेहद सस्ते दामों पर गेहूं, चावल और मोटा अनाज दिया जाएगा। एक महत्वाकांक्षी परियोजना, लेकिन उसको लेकर राजनीति भी चल रही है बराबर। देवेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने खासकर इस योजना को लेकर भारत की खासी तारीफ की है, कि दिखाता है कि भाई भारत भूखमरी से निपटने के मामले में गंभीर है, भले ही इस पे राजनीति हो रही हो। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने तो अभी पीछे हाल में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने दिखाया कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको 2015 तक अचीव करना था, उसमें 38 कंट्रीज ऐसी हैं, देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट यानी आधी भूख को हटाना था वो अचीव करने वाले हैं, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें इंडोनेशिया भी है। अफसोस है कि उस लिस्ट में भारत नहीं है, और उसमें आज तक दुनिया में जितनी भूख मिटाई गई है उसमें सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो जाता है चाइना को और फिर साथ में वियतनाम को। 91% भूख जो मिटाई गई है 2 देशों में मिटाई गई है सिर्फ, वो है चाइना और वियतनाम। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। अभी जो ये हो रहा है, यूनाइटेड नेशन ने अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया करता है, मैंने शुरू में कहा था, तो दुनिया की बहुत जो भूख की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। लेकिन आप देखिए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाए हैं, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जिसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बाली में एक मिनिस्ट्रियल होने जा रही है दिसंबर में, और अमेरिका और यूरोप ने भारत के इस फूड सिक्योरिटी बिल पे ऑब्जेक्शन उठाए हैं और कहा है कि इट विल मेक WTO टॉक्स रिडंडेंट और इररिलेवेंट। तो इसका मतलब है कि बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये इतना बड़ा जो व्यापक प्रोग्राम है वो इसको सब्सिडी गिनते हैं, वो सब्सिडी से वो कहते हैं कि दो दुनिया का व्यापार है उसमें ट्रेड डिस्टॉर्शन जो है वो आती है। सब्सिडी को लेकर वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार वार्ता है उनमें काफी गतिरोध हम देखने को मिलता है, तो इस मुद्दे को भी अमेरिका और कई दूसरे देश सब्सिडी बढ़ाने से जोड़ रहे हैं। इस बीच हमारे एक श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं बेंगलोर से, संदीप महतो जी। संदीप जी, कहिए अपनी बात। जी अशोक जी, खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में मेरा बस यही कहना था कि एक तो ये बहुत हड़बड़ी में पास कराया गया, लेकिन दूसरी बात है कि इससे पहले कुछ जो प्री रिक्विजिट थे इसके जो करने चाहिए थे। आप इतना अनाज बांटने की बात करते हैं, लेकिन आपके पास इतना अनाज है कि नहीं, और जो भी अनाज है वो गोदामों में सड़ते रहते हैं। और इतना अनाज बांटने के लिए जो आप अनाज की पैदावार की तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जिस जन वितरण प्रणाली के द्वारा आप ये अनाज जनता को पहुंचाना चाहते हैं उसकी हालत भी बहुत खराब है। तो आज ऐसा ना हो कि ये सारा अनाज फिर से ब्लैक मार्केटिंग में चला जाए। तो ये सब जो बुनियादी बातें थी इन पर ध्यान देने की जरूरत थी पहले। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की अन्न योजना हमारे पास पहले से नहीं है। एक अंत्योदय अन्न योजना
ये भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इन सब जी आप कह रहे हैं कि योजनाएं बना लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उनको उचित तरीके से लागू करने के प्रबंध भी किए जाने चाहिए। जी बिल्कुल जी, तो यही बात उभर कर सामने आई कि भाई जो अनाज देना है, किसे देना है और जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचे, इसकी व्यवस्था पहले सरकार को करनी होगी, क्योंकि कोई भी योजना भले ही कितनी महत्वाकांक्षी हो, भले ही कितनी आकर्षक हो, लेकिन अगर उसको जमीनी स्तर पर अच्छी तरह लागू नहीं किया जा सकता तो उसके शायद उस तरह के नतीजे हम नहीं पा सकते हैं। देवेंद्र जी, आप कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं सब तक इस योजना के लाभ को पहुंचाना, जिस तरह की लाल फीताशाही और जिस तरह की कई दूसरी अड़चनें योजनाओं को लागू करने में हमें देखने को मिलती हैं भारत में? देखिए, मेरा ये मानना, जो जैसे भी श्रोता ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक हम इसको एग्रीकल्चर से लिंक नहीं करते तो ये जो जितनी योजना है इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। और यही एक जो चीज है वो कमी आ रही है। हालांकि सरकार कहती है कि हम 61 मिलियन टन यानी 610 लाख टन की रिक्वायरमेंट है जो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन एक तरफ देखें आप, जो सारी देश की नीतियां हैं वो ये हैं कि किसानों को खेती से बाहर किया जाए, बेदखल किया जाए, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ रहे हैं, और हम बाकी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखते हैं तो वो प्रोक्योरमेंट से हटना चाहती है सरकार। और जब हम ये कैश ट्रांसफर्स लाने की बात कर रहे हैं, अभी ये राष्ट्रपति जी ने कहा था अधिवेशन, जब ये जॉइंट अधिवेशन होता है पार्लियामेंट का बजट सेशन में, तो उसको एड्रेस करते हुए कहा था कि अल्टीमेटली ये जो एंटाइटलमेंट है, फूड एंटाइटलमेंट या 5 किलो जो अनाज मिलेगा, ये कैश के माध्यम से मिलेगा। जब ये कैश के माध्यम से मिलेगा तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होगा, दुष्परिणाम जो पड़ेगा, वो एग्रीकल्चर पर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये कहीं सोचा नहीं गया, जैसा कि श्रोता ने बिल्कुल ठीक कहा अभी बेंगलोर से, कि हमारे को पहले जो चीज करनी चाहिए वो हमने नहीं किया, हमने हड़बड़ाहट में लेके आए हैं बिल। यही मैं कह रहा था कि अगर पार्लियामेंट में डिबेट होती तो ये शायद हम इन सब चीजों के ऊपर समाधान कुछ देख पाते, सोच पाते, या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो पहले करने चाहिए। जी, संसद में बहस नहीं हो सकी इस कानून को लेकर। इस बीच हमसे एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात कहिए। करण सिंह सैनी बोला सर। जी करण सिंह जी, अपनी बात कहिए। सर, ये खाद्यान्न का जो इस समय मुद्दा उठाया गया है, इस समय चुनावी माहौल है, इसलिए ये कांग्रेस सरकार सही है जो ये लागू नहीं करना चाहिए। ये जो आने वाले टाइम में जो सरकार आएगी उसका ही ये हक बनता, अगली सरकार जो भी हो वो इसे पेश करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात कही आपने। अगली सरकार आएगी, चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर ही तमाम राजनीतिक दलों की आपत्ति इस कानून पे हमें देखने को मिल रही है। हमसे एक श्रोता जुड़ चुके हैं हमारे, संजय देव उनका नाम है। जी संजय जी, अपनी बात कहिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपनी बात कहिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर पहले भी ऐसे कानून बनाए हैं और ऐसी हमारी कई योजनाएं हैं जिनका जो लाभ है गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है, आम आदमी उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। जैसे कि बीपीएल सूची की बात की जाए तो बीपीएल सूची के जो लोग हैं उन्हें पहले से ही 2 से 5 रुपए तक अनाज मिल रहा है, मगर क्या हकीकत में ही जो गरीब हैं, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, क्या उन तक वो फायदा पहुंच रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं पहुंच रहा है। जी नहीं पहुंच पा रहा है फायदा। आपकी बात हमने सुनी। आपके पास हम दोबारा आएंगे और अगली बार जब आपसे बात करेंगे तो आप अपनी जो रेडियो है उसकी आवाज धीमी कर दीजिए, क्योंकि वो इसमें व्यवधान पैदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बातचीत के लिए। देवेंद्र जी, एक पहलू और मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं इस मुद्दे पर, खासकर उद्योग जगत। फिक्की की हम जो बयान देखते हैं उसमें उन्होंने कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा, बहुत सारा पैसा 1.25 लाख करोड़ के तकरीबन इस पर खर्चा आएगा सालाना, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, बहुत भाग्य है इस देश का कि जब भी गरीबों के नाम पर पैसा दिया जाता है तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जो होता है वो इंडस्ट्री को होता है। फिक्की और सीआईआई ने हर बार ये काम किया है, लेकिन जब इंडस्ट्री को दिया जाता है तब ये कहा जाता है कि सब ये देश की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये 1,25,000 करोड़ रुपए अगर 70% पॉपुलेशन को अगर भूख मिटाने में मदद करता है, मेल न्यूट्रिशन को हटाने में मदद करता है, मुझे लगता है कि ये बहुत कम है। इससे बल्कि ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में एक हंग्री पॉपुलेशन जो है वो उसका योगदान नहीं होता है, वो एक ड्रैग होता है, उससे नुकसान होता है। लेकिन ये बिजनेस और कम्युनिटी ये समझती नहीं है, वो चाहती है कि सारा फायदा जो है ये 1.25 लाख करोड़ जो गरीबों को जाएगा वो भी उनको जाना चाहिए। देखिए, इस साल बजट में 5,73,000 करोड़ रुपए के टैक्स कंसेशन दिए गए हैं कॉर्पोरेट्स को। फिक्की जानती है 5,73,000 करोड़ रुपए पे कभी किसी ने नहीं कहा कि देश की अर्थव्यवस्था इससे खराब हो जाएगी, और वो जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो इंडस्ट्री है भारत में उसके पास 9 लाख करोड़ रुपया उन्होंने होल्ड किया हुआ, बचाया हुआ है, उसके ऊपर बैठी हुई है, वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं। जिसके पास इतना पैसा
हो उसको 5,73,000 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है कि यही एक दुर्भाग्य है कि जहां पैसा जाना चाहिए वहां नहीं जाता, और इंडस्ट्री, और क्योंकि ये बिजनेस और इंडस्ट्री क्योंकि इनकी पॉलिटिकल एक पावर होती है तो ये उसका फायदा उठाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, या उससे आवाज जो है गरज जाती है। लेकिन गरीबों को जब भी पैसा जाता है, ये पहली बार नहीं है, उस पर ऑब्जेक्शन उठा है। अब ये भी देखिए कि छठा वेतन आयोग जो आया था उससे एक तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए सालाना बर्डन जो बढ़ा है सरकारों के ऊपर, स्टेट्स और सेंटर के ऊपर, कभी किसी ने नहीं कहा कि इससे अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। लेकिन जब भी, क्योंकि वो मुलाजिम थे और वो मिडिल क्लास है, लेकिन जब गरीबों की बात होती है तो हर जगह ऑब्जेक्शन उठता है। जी, आपत्ति उठती है। इस बीच हमसे एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात कहिए। सर, हम गोपाल में, बिहार गोपाल से। जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, लोग जब पास हुआ तो कितना गंगा संसद भवन, लेकिन इस बात जी, आपकी आवाज हमें बहुत साफ नहीं आ रही है, आवाज कट रही है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी, इस बीच एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, गिरीश खुशलानी। जी गिरीश जी, अपनी बात कहिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो खाद्य बिल कांग्रेस ने पास किया, इसमें क्या गलत किया इसने? क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी पार्टी हो जो भी काम करती है वो किसी न किसी राजनीतिक फायदे के लिए करती है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई राजनीतिक फायदा हो तो तभी पार्टी करती है। और जिस काम से देश की 60% जनता को फायदा होता हो, ऐसा राजनीतिक फायदा का काम तो हर पार्टी को करना चाहिए। जी, जनता होने के नाते आप समझ सकते हैं इस बात को, मैं समझ सकता हूं। अगर जनता को किसी चीज का फायदा मिल रहा है तो उस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों को बेशक आपत्ति होगी, क्योंकि चुनाव में हर पार्टी इस इरादे से उतरती है कि वो चुनाव जीते, चुनाव में उसे फायदा हासिल हो, और इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस बीच एक देवेंद्र जी, आपसे एक और प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं, राजनीतिक गहमा गहमी को लेकर ही, कि जिस तरह की सवाल उठाए जा रहे हैं। मान लीजिए गरीब आदमी को 1 किलो रुपए में 1 रुपए किलो अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिल जाएगा, तो क्या इसमें अड़ंगा लगाना जरूरी है राजनीतिक दलों के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो भी पॉलिटिकल इसका बेनिफिट होगा वो सरकार को जाना चाहिए जिसने किया है, क्योंकि 60 साल में, पिछले 65 साल में सब पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिला था, किसी ने नहीं किया, और कांग्रेस ने अगर किया है तो उसको इसका फायदा जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा ये सोचना यह है कि कोई भी प्रोग्राम हो, इतना बड़ा प्रोग्राम हो, उसका हमें एक पता होना चाहिए कि एंड रिजल्ट क्या होगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये बताना चाहिए था कि 10 साल में हम कितनी भूख मिटाएंगे, 15 साल में कितनी भूख मिटाएंगे, 20 साल में कितनी मिटाएंगे, और देश में कब कितने सालों में अपनी भूख मिटा देंगे। ये इस प्रोग्राम में कहीं पर भी नजर नहीं आता ये प्रोग्राम। और जो 5 किलो हम दे रहे हैं, क्या हम सारी जिंदगी उनको 5 किलो देते रहेंगे? क्यों नहीं हम लोगों को सक्षम बनाएं कि खुद ही वो अपनी खाद्य सुरक्षा को या फूड सिक्योरिटी को हाउस होल्ड लेवल पे अपने आप एड्रेस कर पाएं, यानी अपने आप सक्षम हो जाएं या सेल्फ रिलायंट हो जाएं। वो करना चाहिए था। उसके लिए मेरा एक छोटा सा आपके सामने एक वो है सजेशन है कि 6.5 लाख गांव है भारत में, जिसमें 5.5 लाख गांव में अनाज पैदा होता है। उन्हीं गांव में जिसमें अनाज पैदा होता है भूखे लोग सोते हैं। क्यों नहीं हम उन्हीं गांव में इंश्योर करें या ब्लॉक के लेवल पे इंश्योर करें कि वहीं पर खाद्य सुरक्षा हो जाए और वो गांव जो है वो अपने आप में सक्षम हो जाए। जी, तो उस पे सरकार के ऊपर बोझ कम होता है। आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। इस बीच एक हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, विजय मिश्रा गोरखपुर से। जी विजय जी, कहिए अपनी बात। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का बिल ले आया जा रहा है चुनाव से पहले। ये केवल वोट लेने के लिए है। जी, संक्षेप में अपनी बात कहिएगा। वोट लेने के बाद ये लोग फिर जो है इस बिल, जो फूड का फायदा मिलना चाहिए लोगों का, ये भ्रष्टाचार के जरिए उसको और नुकसान पहुंचाएंगे और केवल अपनी जेब भरेंगे नोटों से। ये नेताओं का चाल है, केवल वोट लेने के लिए करके, वोट लेके फिर जो है कई 5 वर्षों तक ये लोग केवल जो है अपना लाभ कमाते रहेंगे। जी देवेंद्र जी, जेबें भरेंगे राजनेता, इनका ये कहना है। बस 10 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि ये बिल से 2014 इलेक्शन ही नहीं, हम 2019 के इलेक्शन भी जीतेंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार को या रूलिंग पार्टी को ये नजर आ रहा है कि इसका इलेक्टोरल बेनिफिट कितना होगा उसको। तो वो तो उसी इरादे से आ रहे हैं। भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी ये तो फिर समय ही बताएगा। जी, समय बताएगा। ये योजना बेहद अहम, जिसके जरिए गरीबों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को, खासकर विपक्ष की पार्टियों को लगता है सरकार चुनावी फायदे के लिए ऐसा कर रही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने, श्रोताओं ने हिस्सा लिया कार्यक्रम में। कुछ के हम कॉल नहीं ले पाए, अगली बार कोशिश करेंगे लेने की। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया बोल में इतना ही। नमस्कार। शाकिर आलम ने संभाला स्टूडियो की जिम्मेदारी।